अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। पीडीएम का सरबराही इजलास खत्म हुआ और उसमें फैसला किया गया है कि लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, लेकिन इस्लामाबाद में जगह खुफिया रखने का कहा गया है कि लॉन्ग मार्च की तारीख जब करीब आएगी तो इस हवाले से आगाह किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर दाखिला बारहा कह चुके कि लॉन्ग मार्च की डेट तब्दील की जाए। लेकिन आज सरबराही इजलास हुआ और तमाम लोग पीडीएम के इजलास में मुत्तफिक हुए कि इसकी डेट तब्दील न की जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील न करने का हमने फैसला किया है। इसके अलावा ईवीएम पर होने वाला इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है पीडीएम, और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर आ चुकी, लेकिन आज जो इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी से राबते के लिए भी कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लॉन्ग मार्च में शिरकत करना चाहती है तो उसकी इजाज़त दे दी जाएगी। और उन्होंने ये भी इमरान खान पर भरपूर तनकीद की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की जमात और पूरा टब्बर ही चोर है, मार्च से हुकूमत का खात्मा होगा। पीडीएम प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि हमारा जो महंगाई के खिलाफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, उससे इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि इत्तेहादी ऐवान में अपोजिशन की हिमायत ख़त्म कर दें तो अदम एतमाद की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इत्तेहादियों से भी अब राबते किए जाएंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जितनी जमातें मौजूद हैं वो हुकूमती इत्तेहादियों से राबते करेगी और उन्हें कायल इस बात पर किया जाएगा कि वो तहरीक अदम एतमाद अगर हम लाते हैं तो हमारी हिमायत की जाए या उनकी कम अज़ कम गवर्नमेंट का वोट न दिया जाए। जबकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने बनी गाला घर को मामूली पैसों से रेगुलराइज करा लिया, जबकि हम बाकी देखते हैं गरीबों की बस्तियां गिराई जा रही हैं। नस्ला का हवाले दिया उन्होंने, नस्ल टावर गिरा दिया गया। और नून लीग सियासी जमात नहीं बल्कि एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है, ये रिप्लाई किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून है वो सियासी जमात नहीं है बल्कि एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में पाकिस्तान का दर्जा माली नहीं बल्कि सियासी करप्शन के बायस गिरा है, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है। ये आज जो रिपोर्ट आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उस पर भी प्रोग्राम में कुछ हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान 2020 में 124वें नंबर पर था और अब 140वें नंबर पर आ चुका। पाकिस्तान हुकूमत को जवाब देना होगा चीज़ें बेहतरी की जानिब क्यों नहीं जा रही। और इसके अलावा करप्शन के खिलाफ बयानियाँ लेकर पीटीआई की हुकूमत आई थी, उस बयानी का क्या हुआ। जबकि वज़ीर आज़म पूरी दुनिया और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा का मसला करार दे रहे हैं, करप्शन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुस्तनद करार देते रहे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों को आलमी इदारे चोर करार दे रहे हैं, यह कहना है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। इसी पर हम बात करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि 23 मार्च पर मुत्तफिक है अपोजिशन और उनका कहना है कि जी 23 मार्च को हर सूरत में मार्च होगा। वज़ीर दाखिला की जो पेशकश की थी कि 27 को कर लें या आगे बढ़ा दें इसको, लेकिन आज पीडीएम के इजलास में जो सरबराही इजलास हुआ मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, उसमें यह फैसला किया गया कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और 23 मार्च को ही महंगाई मार्च होगा। इस्लामाबाद कारकुन पहुंचेंगे पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से, और यही कहा गया है आज इस सरबराही इजलास में। और पीडीएम का जो सरबराही इजलास था इसमें नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब की तजवीज़ की जो है हिमायत की है, हुकूमत इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ न धकेले। इससे पहले बयान आया था चौधरी शुजात का, और आज स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा हैं काफ लीग के परवेज़ लाई, उन्होंने कहा है हुकूमत इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ न भेजे। और बिलखुसूस उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादियों के साथ बेहतर तरीके से डील किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि बड़े फैसले करने से पहले इत्तेहादी जमातों से मशावरत भी करें, यानी मशावरत में लें और मशावरत से ही फैसले होने चाहिए, क्योंकि इत्तेहादी जमातें वो एमकेएम हो, काफ लीग हो, जीडीए हो, उन सबको शिकवा इसी बात पर रहा इस हुकूमत से कि बड़े फैसलों में एतमाद में नहीं लिया जाता। आज का जो इजलास है इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि आज सरबराही इजलास हुआ मौलाना फजल रहमान साहब का सरबराही में, और नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता हुआ उनका टेलीफोनिक, और उसके बाद जो फैसले सामने आए हैं, अब महंगाई से निजात दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को बड़े मोहल्लात के पीछे छुपने भी नहीं देंगे। हर वक्त करप्शन करप्शन के नारे लगाए गए, लेकिन आज देख लीजिए 124 से 140वें नंबर पाकिस्तान आ चुका। हर सियासतदान को चोर चोर के नारे लगाकर पुकारा गया। और मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बाद में मीडिया से खिताब भी किया सरबराही इजलास के बाद। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तारीख की करप्ट हुकूमत साबित हो चुकी है और इलेक्शन की मशीनों से धांधली का मनसूबा बनाया जा रहा है। यानी ईवीएम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम के तहत इलेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कराए गए, तो इस पर हम बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं
और आगाज़ उन्हीं से करते हैं। आसिफ भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो सरबराही इजलास है सर, उस डेट तब्दील करने से इनकार किया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने कहा है जी इसी डेट पर हम आएंगे इस्लामाबाद, महंगाई मार्च होगा और मार्च से ही इस हुकूमत का खात्मा होगा। और जबकि मिनी बजट के हवाले से जो बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में, उसको भी आज मुस्तरद कर दिया गया है। जी बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी बाजवा साहब, जी भाई साहब आपकी आवाज भी आ रही है। और आज सरबराही जो इजलास था उसमें नवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल पहुंच रही है सर आवाज आपकी, आपकी तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, फरमाइए। जी देखिए, बात यह है कि जी जी जरा रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन रिपीट अच्छा, इसमें बाजवा साहब आज जो सरबराही इजलास हुआ, पीडीएम का सरबराही इजलास, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने मौलाना की तजवीज़ की भी हिमायत की है, और उन्होंने जी जी वही बात कर रहा हूं मैं आपसे कि 23 मार्च को ही इजलास होगा, और इसी इजलास पे आज ये तय किया गया है कि किसी भी सूरत हमें इस 23 डेट जो दी गई थी उसी पर मौजूद भी हैं, और इस मार्च के जरिए इस गवर्नमेंट का खात्मा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तान में जो पीडीएम है उसका सरबराही इजलास हुआ और तमाम पार्टीज ने उसमें शिरकत की, और सब ने इस बात पे एक यही फैसला हुआ कि जो तारीख 23 मार्च की इन्होंने दी हुई है, हम उसके मुताबिक ही अपना एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। एक बात मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 27 फरवरी को अपना एहतजाज का प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, लेकिन हम सब जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं, वो पार्लिमान के अंदर बिल्कुल मुश्तरका जद्दोजहद जो करनी है उस पे हम एक ही पेज पे हैं। और 23 मार्च के मुतल्लिक जो फैसला किया गया है, जो इससे पहले फैसला था, हम उसके पाबंद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो जमातें हैं वो सब 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और महंगाई मार्च का इसको नाम दिया गया है क्योंकि आज पाकिस्तान की तारीख की जो महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह पे है। जो इनका जो ये टीवी पे बैठ के या टॉक शोज पे बैठ के ये कहते थे कि इशारिये मुस्बत जा रहे हैं, आप देखें कि डॉलर कहां पे है और इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना बढ़ चुका है, अवाम किस कदर परेशान है, गरीब आदमी जिसकी सैलरी इन्होंने नहीं बढ़ाई 2 सालों से वो कितना परेशान है, जो सरकारी मुलाजमीन है वो किस कदर परेशान है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो दीगर लोग हैं वो बहुत तंग है इस महंगाई के हाथों। लेकिन इसमें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे जब हुकूमती अरकान और हुकूमत के जो नॉन इलेक्टेड इन्होंने जिनको ये सर उनके अपने लोग भी परेशान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब वो मामले खसूसी इस्तीफे आना शुरू हो गए, और इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से कहा जा रहा है उनका चल चलाओ भी नजर आ रहा है। एशिया का बल्कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं कि पर कैपिटा जो इनकम है देखिए ये जो चल चलाव है ना, ये चल चलाओ ये सिर्फ एक शहजाद अकबर का नहीं है। ये मैं ये समझता हूं, ये जिसको शर्लॉक होम्स कहते थे, जिसको ये कहते थे कि ये पैसे दुनिया से वापस लाएंगे और ये पाकिस्तान में एहतसाब का निजाम चला रहे थे,
बल्कि ये तो इंतकाम का निजाम चला रहे थे। इन्होंने इंतकाम ही लिया है। एहतसाब के मुतल्लिक क्या अली सरवर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, हमजा साहब, मरियम बीबी, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हसन इकबाल साहब, कामरान माइकल, कौन आदमी है जिसको इन्होंने 90 दिन के रिमांड पे नहीं रखा, जिनको इन्होंने सालों और महीनों की बुनियाद पे ठीक है, जेल में बिल्कुल नहीं ठीक है, रखा? लेकिन इसमें कौन सी रिकवरी हुई? सर इसमें भाई साहब कौन मसला सा ये एहतसाब है हुआ? कि प्रोजेक्ट कौन जो सी था करप्शन साबित सर, हुई? प्रोजेक्ट शहजाद अकबर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है, ये दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन इमरान खान साहब ये भी साथ में फरमा रहे हैं कि किसी भी तरह मैं इंतजार कर रहा हूं नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, यानी कि पहले भी उन्होंने एक बार मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि आए मैं देखता हूं, और अब भी वो इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब बीमारी दुरुस्त ठीक हो गई है, आपको सेहत अता कर दी अल्लाह ने, तो वतन वापस आए और अदालतों का सामना करें। तो इसमें क्या दो राय हो सकती है? आपके कारकुनान भी चाहते हैं कि वापस आए और लीडर को कौम के दरमियान होना चाहिए, अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान होना चाहिए। ये एक बात सर सर मैं अर्ज करता हूं, जब कलसूम बीबी डेथ बेड पे थी, लंदन के अस्पताल में थी, तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने वहां पे जाके जो एक्ट प्ले किया और ये कहते थे कि वो बीमार नहीं है, और मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब आज जब पाकिस्तान से उनकी इयादत के लिए लंदन में मौजूद थे और उनकी गैर हाजिरी में उनको सजा सुनाई गई, उस वक्त बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब को क्लियर कट उनके इल्म में था कि जब मैं पाकिस्तान में एयरपोर्ट से जहाज के बाहर उतरूंगा और उनकी बेटी जो है वो जहाज से बाहर निकलेंगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी बेटी बाजवा साहब वो ठीक है, आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन आज की जो बात है, आज का जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, मैं चाहता हूं उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि डेट तब्दील करने से तो उन्होंने मना किया है, लेकिन मकाम खुफिया रखा है इस्लामाबाद में, कहां हम ठहरेंगे, क्या होगा, ये फिलहाल खुफिया रखने पर वो मजिद थे, और आज भी मीडिया से भी उन्होंने जाहिर बातें नहीं बताई गई, और ये ठीक है आपकी सिक्रेसी है और आप आखिर में बयान करना चाहेंगे, चलो ठीक है। लेकिन आज एक और बात भी उन्होंने की कि इस मार्च से हुकूमत का खात्मा होगा। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि हुकूमत का खात्मा इस महंगाई मार्च से किस तरह होगा, ऐसा क्या होगा इस महंगाई मार्च से? क्या लाखों लोग इस्लामाबाद में जाके धरना दे देंगे और इमरान खान साहब से इस्तीफा तलब करेंगे, और इमरान खान साहब इतना बड़ा क्राउड देखकर घबरा जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे आपको? मैं अर्ज करता हूं हाँ, देखिए बात यह है कि सर इखलाकियात भी कोई चीज है। इमरान न्याजी साहब कहते थे कि मुझे तो कोई 2000 आदमी या 1000 आदमी इकट्ठा होकर जलसे में कह दे कि गो न्याजी गो, तो मैं चला जाऊंगा। सर ये तो इखलाकी मेयार था ना सर, देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये दुरुस्त है आपकी बात, ये तो नहीं हो सकता। जाहिर है हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। देखिए इंतहाई हजारों लोग लेकर इमरान खान साहब भी आए थे आपके पास इस्लामाबाद में, 126 दिन का धरना भी दिया था, लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ना नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दिया था, ना ही इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे, तो आपको ये खुशफहमी क्यों है कि मार्च से इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा? अच्छा भाई आवाज का कोई मसला है, क्योंकि आप थोड़ा सा डिले हो रहा है, मेरे ख्याल आपने वो टीवी आवाज सुन रहे हैं उसमें डिले आता है सर, ये बड़ा मसला होगा। मैं इस पर वापस आता हूँ आपकी तरफ सर, आवाज का थोड़ा इशू है, ये बेहतर हो जाए। और बाकी मेरे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे जब तक मैं बात करूंगा कि पीडीएम का जो आज सरबराही इजलास हुआ, बिलखसूस से महंगाई के हवाले से बात भी की, पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है, इस पर भी बात हो रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी सामने है जिसमें कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान का 124वां नंबर था और अब 2021 में 140वां नंबर हो चुका है।
और इसी पे हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर हैं सिंध असम्बली, शहजाद कुरैशी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी भाई आपका, और आपने वक्त दिया। सर क्या कहेंगे इस पे, गवर्नमेंट को कोई परेशानी है? आज का जो सरबराही इजलास हुआ है पीडीएम का, परेशानी किस बात की होगी? ठीक है, परेशानी उस सूरत में होना कि ओपोजिशन कोई कौमी मफाद के लिए निकल रही हो, कोई आवाम की भलाई के लिए निकल रही हो, कोई उसका एजेंडा हो कि जिससे मुल्क में कोई बेहतरी आ जाएगी। ये तो अपनी करप्शन को बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये आप देख लें, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 1-2 साल पहले भी जब मैं किसी टीवी प्रोग्राम में जाता था, वो मुझसे पूछते थे, मैं इनको यही कहता था ये चूचू का मुर्गा है, ये मिक्स अचार है। और वही होता था कि हर दफा कभी एएनपी निकल गई तो कभी पीपल्स पार्टी निकल गई तो कभी दूसरी जमातें निकल गई। तो हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है। हम मुकाबला कर रहे हैं इस मुल्क से करप्शन को खत्म करने में। हम ये चाहते हैं इस मुल्क का निजाम सही हो, और हमारी जो इस वक्त कोशिश ये है कि हमारा लिए इस वक्त एक ही जो कहना चाहिए टारगेट है, और उसे कहते हुए मुझे आपके प्रोग्राम में कोई कबाहट महसूस नहीं होती है। एक्चुअली जो महंगाई का जोर आया हुआ है उसको हमें कंट्रोल करना है, मुल्क की मैशियत को बेहतर करना है, बस हमारा टारगेट है। अच्छा, और हम बिल्कुल अच्छी बात है सर, ये फोकस अगर किया है आपने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जिक्र किया करप्शन का। सर करप्शन के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो आज ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान 2020 में 124वें नंबर पर था, और अब शहजाद कुरैशी साहब 140वें नंबर पर चला गया। मजीद करप्शन बढ़ गई। गवर्नमेंट जब आई थी तो सर उसमें तो बयानिया ये था आपका, करप्शन के खिलाफ बयानिया लेकर आप गवर्नमेंट में आए थे, लेकिन उसी पर कंट्रोल नहीं हो सका अब तक। देखिए, हमारा बयानिया यही था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा बयानिया यही था कि हमें इस मुल्क से करप्शन खत्म करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम कायम हैं। और आप मुझे बता दें कि वजीर आजम का कोई स्कैंडल आया हो, कोई पैसे खाए हो, कोई किसी किस्म की करप्शन का कोई स्कैंडल हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हुकूमत भरपूर तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, खान साहब का नहीं है ये बात, दुरुस्त है आपकी, प्राइम मिनिस्टर पर कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन सर ये माफियाज तो है ना। एक वर्ड नहीं बोल सकता। देखिए, जो माफियाज है ना, देखिए गन्ना माफिया है मौजूद, चीनी माफिया मौजूद, लेकिन उनमें दायरा आपकी पार्टी के लोगों के भी तो नाम उसमें है ना शहजाद कुरैशी साहब। देखिए, जो भी है, चाहे वो हमारी पार्टी का है, हमारी पार्टी से बाहर का है, ब्यूरोक्रेसी में है, इदारों में, जो करप्ट होगा वो बचेगा नहीं इंशाल्लाह। और रही बात आपने अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की है, तो उस पर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं फिर भी कोई इस वक्त पॉलिटिकल कोई नहीं करूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जो मुझे पता लगा है, कुछ चीजें उसमें हैं, वो इंशाल्लाह मैं पढ़ने के बाद आपको बेहतरीन तौर पर क्या कहते हैं, तो अपने कमेंट दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ और सिर्फ तनकीद बनाए तनकीद करूं, क्योंकि ये आवाम का टाइम भी बड़ा कीमती होता है। वो आपका प्रोग्राम होते हैं, तो मैं इसमें ये नहीं कर सकता। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जाहिर है माजी में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को इमरान खान साहब ने हमेशा मुस्तरद करार दिया है। तो आज जब इस रिपोर्ट को हम देखते हैं, सर चलें ठीक है, इस पर आपने मजीद गुफ्तगू आप पढ़ने के बाद कर लीजिएगा, लेकिन इस करप्शन का बढ़ना, इस पर तो सर बात हो सकती है कि करप्शन क्यों बढ़ रही है। जब आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, खान साहब ईमानदार आदमी है, जो ऊपर लीडर ईमानदार होता है तो नीचे भी नजर आनी चाहिए ईमानदारी लोगों में। करप्शन मेरे नजदीक तो जो हमारे मातहत इदारे हैं उसमें तो करप्शन नहीं बढ़ी है। तो आप कह रहे हैं करप्शन बढ़ी है, तो आप मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के उससे बात कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, मैं रिपोर्ट पढ़ के आपको बेहतरीन जवाब दे सकता हूँ और बेहतर तौर पे आपको समझा सकता हूँ। हम जो साहब ये लाते हैं, आई थिंक आदिल गिलानी साहब है जी, बिल्कुल हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है। वो कौन है, क्या है, किनके साथ उठते बैठते हैं, क्या उनकी वो है, वो डिफरेंट है। मैंने कहा ना, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप मुझे ये बता दें, अगर इस मुल्क की हुकूमत पे ओवरसीज पाकिस्तानी को एतमाद नहीं होता तो क्या रेमिटेंस बढ़ती? रोशन डिजिटल आप देख लें, आप ये देखिए कि इस वक्त जितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इस गवर्नमेंट में प्रमोट किया गया। जी बिल्कुल, जाहिर है कोरोना में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें दो राय नहीं है, परफॉर्म अच्छा किया कोरोना में। बिल्कुल मैशत बहुत ज्यादा नीचे चली जानी चाहिए थी, लेकिन आपने कंट्रोल किया और बेहतर काम किया, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें तो सामने रखनी पड़ेंगी शहजाद कुरैशी साहब आपकी गवर्नमेंट को, क्योंकि 1.5 साल तकरीबन रह गया है, आपने अपने हलकों में भी जाना है वोट मांगने के लिए। इस कारकर्दगी पे आप समझते हैं शहजाद कुरैशी साहब कि जाकर वोट मांगेंगे और अगली गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट देंगे हम आपको?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जितने सर्वेज आ रहे हैं उसमें आप देख लें कि खान साहब का और पीटीआई का क्या स्टैंडिंग है। और ये इस बात को मद्देनजर रखें कि जो भी कोई पार्टी हुकूमत में होती है तो उसकी रेटिंग वैसे ही नीचे आती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अगले चीजें आपके सामने आएंगी 1.5 साल के अंदर, तो आप देख लीजिएगा जो 28% आया है वो 35% तक जाएगा, जो मेरी वो है। आपने कहा किस तरह से हल्के में जाएंगे, देखें हम वो एमपीएज हैं जिन्होंने करप्शन नहीं की, हम ईमानदारी के साथ अपने हल्कों में हमने खिदमत अंजाम दी हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी कामयाबियां हैं, वो हम आवाम के सामने रखेंगे और आवाम बेहतर फैसला करने वाले हैं। तो वो इंशाल्लाह 2023 के अंदर भी अगला वज़ीर आज़म भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म भी होंगे। हबीब जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, लंदन से कराची सिटी अलायंस के सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया हबीब जान साहब, आपका वक्त दे रहे हैं आप भी। सर क्या कहेंगे, इस वक्त बात कर रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब तो कि जी जाहिर है जो वतन से बाहर लोग रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं जी पीटीआई की गवर्नमेंट को। सर आप भी बाहर हैं तो आप भी देख रहे हैं इन तमाम चीजों को। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक ही मसला है, वो है सर महंगाई। अपोजिशन की नजर से देखें तो वो महंगाई के अलावा इस गवर्नमेंट को भी मसला करार देते हैं। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? पहले तो जी आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। देखें जी, खान साहब ने धरनों के स्टेजों पर खड़े होकर 200 लोगों की काबिलियत के दावे और वादे किए थे, और कल इन्होंने अपने काबिल तरीन और आदमी को, शहजाद अकबर को मुस्तफी होने के लिए दबाव डाला और वो बिलाखिर मुस्तफी हो गए। तो मैं ये जानना चाहूंगा शहजाद कुरैशी से या दूसरी तहरीक इंसाफ के लोगों से, क्या ये अपनी तमाम नाकामियों का क्रेडिट आप एक ही शख्स को देंगे जिसका नाम शहजाद अकबर है? मैं तो कहता हूं कि वजीर आजम साहब को अपने तमाम वजीरों से और मुशीरों से इस्तीफे ले लेने चाहिए कि दे ऑल फेल। ये बड़ा फेलियर है इनका कि ये ना करोड़ मकान दे सके, ना 1 करोड़ नौकरियां दे सके, ना 50 लाख मकानात दे सके, ना मैशियत को ये स्टेबल कर सके। ये जो कहते हैं एदाद व शुमार के हिसाब से तो 4 वज़रा इन्होंने बदल दिए फाइनेंस के। एदाद और शुमार इनके इतने अच्छे होते तो वज़रा को बदलने की जरूरत इनको नहीं पेश आती। इस वक्त बैड गवर्नेंस का ये आलम है कि इनको ये नहीं पता कि इम्पोर्ट क्या होना है और एक्सपोर्ट क्या होना है। फर्टिलाइजर की क्या सिचुएशन है, शक्कर की कितनी कमी है, आटे का क्या मुस्तकबिल है और हमारी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि सनती इंकलाब आया हुआ है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, प्रॉपर्टी डीलिंग में। पंजाब की और सिंध की बहुत सारी रोलिंग मिलें बंद हो गई जहां पर सरिया और स्टील बनता था। तो ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि दुनिया में कोरोना है, इमदाद आ गई जिसमें भी करप्शन हुई है। तो मैं तो समझता हूं कि अब एक ही हल रह गया है पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेकामत का कि मौजूदा हुकूमत मुस्तफी हो और निगरान हुकूमत कायम की जाए और जालमाना मुनसिफाना एहतसाब हो। लेकिन हबीब जान साहब, लेकिन देखिए ये आप जो बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम जमहूरियत पसंद हैं अगर, तो जाहिर है क्यों नहीं फिर हम चाहेंगे कि 5 साल कोई भी गवर्नमेंट हो उसको मौका दिया जाए। आवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, 5 साल पूरे करें, उसके बाद जो भी कारकर्दगी रही है फिर वो आवाम में जाए। उससे पहले किसी गवर्नमेंट को गिराना, तो ये क्या जमहूरियत पसंदी होगी? जमहूरियत और आमरियत से मुकद्दम ज्यादा मेरे वतन की, पाकिस्तान की आजादी और इस्तेकामत है। इस वक्त इनके वादों से और इनकी बातों से जो एक्सपोज हुआ है उस पर मुल्क की सालमियत खतरनाक सूरत-ए-हाल में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान भर में तासुबात की और नफरतों की सियासत का आगाज हो गया है। पहले माजी में आमरियत तासुबात को हवा दिया करती थी, अब ये सिविल हुकूमत की सरपरस्ती में सिंधी, माजिर, पश्तून जो आप देखें जो कुछ हो रहा है, मैं तो बहुत खौफजदा हूं कि अफसोस है कि हमने इस पाकिस्तान के फॉल से भी कुछ नहीं सीखा। आज अच्छा होता कि पाकिस्तान में माशी एतबार से, अब बांग्लादेश देखें अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। कल ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि एक हमसे बाद आजाद होने वाला हमारा अपना टुकड़ा, हमारा अपना दाया बाया बाजू, आज माशी तौर पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रेंथ बेहतर है हमसे हिंदुस्तान की और बांग्लादेश की आप मिसाल दे रहे हैं। एग्जैक्टली। रिप्लाई करेंगे इस पे आप? 100 क्या पूछ रहे हैं आप? शहजाद कुरैशी साहब को मैंने कहा इस तमाम चीजें सामने आपने देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज मुझे रोकिएगा नहीं। जी जी। पहले तो अगर आप मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी, इंसाफ का तारुफ भी करवा दें। हबीब जान साहब कराची सिटी लाइव। जी जी, कराची सिटी लाइव।
तो पहली बात तो ये है कि इनके पास क्या मैंडेट है कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से इस्तीफा मांगे। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा लसानियत की बात, तो लसानियत की आज तक पीटीआई का क्या किरदार रहा है इसमें? पीटीआई ने कौन सी कभी लसानियत जबान पे या इस पे सियासत की है? पीपल्स पार्टी का ये काम है, जो हारने लगती है तो सिम कार्ड यूज करती है, और जमातों का काम होगा, ये हमारा नहीं है। हम पाकिस्तान की कौमी जमात है, हमारी वाहिद इस वक्त पाकिस्तान की जमात है जो इस वक्त हर कोने में पाकिस्तान के मौजूद है। तो इमरान खान साहब ने कभी भी इस तरह की बात लसानियत की फिलहाल इल्जाम नहीं है, ये बात दुरुस्त है। प्लीज अब आप बोलिएगा नहीं, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, ये बड़ी नाइंसाफी होती है आपकी, मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में थोड़ा आने से गुरेज करता हूँ। बोलने दे प्लीज मुझे, मेरा हर सवाल के, देखिए आवाम ये जानना चाहती है कि सामने से अगर कोई बंदा 10 सवाल उठा रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मैं 10 सवालों के जवाब दूं। देखिए जवाब देना बहुत जरूरी है। इन्होंने रियल एस्टेट की बात की, तो आज सारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री हाथ उठा के दुआएं दे रही है इमरान खान साहब को। आज आप ग्रोथ रेट देख लें, बात की जा रही है बांग्लादेश की और इंडिया की। आप पूरे साउथ एशिया के अंदर पूरे कोरोना में सबसे अच्छा काम पाकिस्तान ने किया है। तो हम तारीफें करते हुए हमारे मुंह मतलब क्यों दुखते हैं? हम क्यों एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की हम तारीफ नहीं कर सकते? तो यहाँ पर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। अब हम ये बोले कि जो कोई अच्छा हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना को जो डील किया गया, तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई गई, और जिस तरीके से इस हुकूमत ने डील किया है उस पर कौन आके बात करेगा? देखिए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना बहुत आसान है, अपने आप को पाकिस्तान को बुरा कहना बहुत वो है। बांग्लादेश ने तरक्की कोई इन 3 सालों में नहीं की है, बांग्लादेश ने तरक्की पिछले 40 सालों में की है, और हमारे मुल्क 40 सालों के अंदर पस्ती में गया है। कौन लोग हुक्मरान थे? किन लोगों ने ये इस मुल्क की बागडोरें संभाली हुई थी? मुल्क पे करप्शन कर रहे थे? कौन इस मुल्क से पैसा लेके लंदन, अमेरिका और दुबई जाके बैठे हुए थे? देखिए मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में बात करना बहुत आसान है। आए इस मुल्क के आवाम को फेस करें, और सबको फेस करना पड़ेगा। रही बात आप एहतसाब की, तो कोई कयामत नहीं आती। इंग्लैंड के अंदर पिछले 4 साल के अंदर 3 वजीर आजम चेंज हो गए। आप तो क्या वजीर की बात करते हैं? भाई जो परफॉर्म नहीं कर रहा, या कैप्टन का दिल ये चाहता है कि ये बंदा इससे बेहतर परफॉर्म करेगा, और वो अगर उसको वजीर बनाते हैं, दूसरे को हटाते हैं, तो उससे बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। असल चीज ये है कि 5 साल का हमें मैंडेट मिला है, और खुदारा बाहर बैठे हुए लोग जो जिनका यहाँ पर कोई मैंडेट भी नहीं है, ना उन्होंने कभी एक हाथ वोट लिए, और वो बैठ के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो 22 साल की 23 साल की जद्दोजहद के बाद इस पाकिस्तान में वो हुक्मरान आया, और उससे कहा जाए कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं, ये कौन तो है? उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफा मांगा? जब पीपल्स पार्टी दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रही थी, उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? जब ईगल फ्लैग के फ्लैग्स पता नहीं क्या क्या निकल रहा था, उस वक्त कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा था। उस वक्त सब बैठ के सिस्टम का हिस्सा थे ना। तो आप इस सिस्टम के हिस्से में जो भी थे, अभी हैं या थे, या मुस्तकबिल में इरादा है, सबको इंशाल्लाह तकलीफ होगी। और ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का वजीर आजम 2023 में भी इंशाल्लाह इमरान खान ही रहेंगे। 2023 के बाद भी आसिफ बाजवा साहब, नून लीग सर, आप लोगों ने भी बड़े एतराजात जो किए हैं, वो बड़े मदलिल जवाब दे रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब। देखिए बात ये है कि जब ये अपनी बात करते हैं तो ये उनकी, देखें इनका काम सिर्फ ये है कि टीवी टॉक शोज पे बैठ के या अपोजिशन को चोर चोर और डाकू कहना, और या फिर इमरान खान की तारीफें करना। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, आप पाकिस्तान के जो चीजें इन्होंने सामने रखी है शहजाद कुरैशी ने कि जी फला इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, सर उस पर क्यों नहीं आ रहे आप? सर मुझे आवाज आपकी ब्रोकन हुई है, जरा रिपीट कीजिए। सर शहजाद कुरैशी साहब ने जो इंडस्ट्रीज बताई है कि जी फला सनत को देख लें, फला इंडस्ट्री को देख लें, तरक्की हो रही है। मैं अर्ज करता हूं, मैं उधर ही आने लगा हूं सर, मैं अर्ज करता हूं, जब इमरान न्याजी साहब की हुकूमत आई थी, ये जो बड़े दावे करते हैं कि हमने ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ये सबसे पहले तो किसी गरीब आदमी को इसका फायदा नहीं हुआ। जो माफिया थे, जिनके पास ब्लैक मनी थी, जो इमरान न्याजी के जो उसके एटीएम्स थे, जो बड़े बड़े टाइकून थे इसके रियल स्टेट के, उनको फायदा देने की खातिर इन्होंने ये काम किया है। गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। जब इमरान न्याजी साहब आए थे तो 320 रुपए की सीमेंट की बोरी थी, आज वो 720 रुपए की है। जब ये तशरीफ लाए थे 2018 में, तो 1 किलो सरिया जो था, ये जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है डी फार्म, उसका रेट 70 रुपए 75 रुपए था, आज 175 रुपए रेट है सर। महंगाई बढ़ी है सर, महंगाई बढ़ी है। छोटा सा ब्रेक ले लूं इस पे, शहजाद कुरैशी साहब, हबीब जान साहब आप साथ रहेगा, और इस पे सर नहीं सर इस पे बात हो रही है ना, क्योंकि हबीब जान साहब के हवाले से भी सवाल उठे हैं, उनसे ही पूछ लूं। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आता हूं, और फिर ये जो बात आप कर रहे हैं बाजवा साहब, शहजाद कुरैशी साहब के सामने रखेंगे
कि महंगाई तो बड़ी है, इसको तस्लीम करते हुए फिर नीचे लाने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, इसका हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की बात करेंगे, जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, हमें ज्वाइन कर लिया जी पीएसपी के सीनियर रहनुमा हैं फौजिया हमीद साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। हबीब जान साहब, आप इसका रिप्लाई कर दीजिए ताकि फिर मैं शहजाद कुरैशी साहब के सामने सारे, चूंकि जाहिर है गवर्नमेंट का मौक़िफ़ उन्होंने देना है। महंगाई पे जो बात हो रही है कि जी यहाँ तक चली गई है महंगाई और अब वापस कैसे आएगी, और जिन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं खासतौर पर आसिफ बाजवा साहब ने जो सवाल उठाए कि जी देख लीजिए पहले कीमतें क्या थी और अब कीमतें क्या हो गई हैं, और फिर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं सर वहाँ का भी तो बताइए कि वहाँ क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के बारे में, खासतौर पर जब इस गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ईवीएम के तहत इलेक्शन हम कराएंगे तो बड़ा फायदा होगा ओवरसीज वालों को भी, लेकिन यहाँ आज भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि जी ईवीएम के तहत इलेक्शन हुए तो हम मुस्तरद कर देते हैं अभी से। देखें, मैं इलेक्शन पे तो ये पीडीएम का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के हर शहरी को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहता हो या बैरून मुल्क ओवरसीज का पाकिस्तानी हो, उसे वोट का हक भी हासिल होना चाहिए और उसे इलेक्शन लड़ने का भी हक हासिल होना चाहिए। दूसरी बात पे आप आते हैं तो पीडीएम का अपना मौक़िफ़ है और उनकी अपने ग्रीवेंस होंगे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात मैं करूंगा महंगाई की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास सभी परेशान है। और दूसरी तरफ दुख इस बात का है कि खान साहब ने, हम जैसे लोगों ने भी खान पर एतमाद करते हुए लियारी से बिलावल भुट्टो की शिकस्त की वजह ये थी कि लियारी के लोगों ने भी इमरान खान की बातों पर, अब मैं इसको चकनी चूड़ी बातें नहीं कहूंगा या लाड़े लप्पे नहीं कहूंगा, कि लोगों को यकीन था कि 200 माशी माहिरीन की टीम को लेकर आप चल रहे थे, लेकिन आपका फेल्यूर, आपने आते ही असद उमर को हटाया जो बड़े माहिर गर्दाने जाते थे, आप उनके शोल्डर पे हाथ रख के कहते थे कि मेरा ये एक्सपर्ट है। उसके बाद वजारत खजाना में लाइन लगी और उच्च चलते बने। पर अब शहजाद अकबर का जो कल वाकया हुआ है, अब कौम जानना चाहती कि उनके टीएडीए पर, उनकी लॉजिंग बोर्डिंग पे कितना खर्चा हुआ। 3.5 साल तक कौम ने कितने अरब का, कितने करोड़ का या कितने लाख का नुकसान किया। अब मेरे भाई ने कहा था कि खान साहब करप्ट नहीं है, तो मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन अब देखें यहाँ पर मलका बरतानिया ने पिछले हफ्ते अपने बेटे शहजादा एंड्रियो को तमाम अलकाबात, खिताबात और मरात वापस लेकर कहा है कि तो अदालत फैसला करेगी। अच्छा होता कि खान जी अलीमा बाजी के मशीन के मैटर पे भी कहते कि वो मेरी बहन जरूर है, लेकिन पाकिस्तान का अदालती निजाम आजाद है, जो फैसला होगा उस पर होगा। आप तरीन साहब की बात करें या अलीम खान की बात करें, अब मेरा हेलीकॉप्टर करप्शन से खरीदा हुआ है और उस पर घूमने वाला बंदा कहे कि मैं करप्ट नहीं हूं, तो यह कैसे मुमकिन है। अलीम खान की जायदादें, एहतसाब अदालतों के मुकदमात, उनके फैसले और जहांगीर तरीन के मामलात, और अब आप कहते हैं, और आपके साथ जितने भी लोग हैं, XYZ सब पे इल्जामात लगे हैं। और ये तो देखें वक्त बताएगा जब आप हुकूमत से हटेंगे, फिर आप पे जो एहतसाब होगा, आप मुझे बताएं। टाइगर एहतसाब होगा जी, जिस तरह अभी हो रहा है एहतसाब, लेकिन इससे एहतसाब से भी कोई फायदा तो नहीं हुआ अभी तक। फौजिया हमीद साहिबा, आप क्या कहेंगी इस पर? इस वक्त हम बात यही कर रहे हैं कि जी इस वक्त आप देख लीजिए मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, उसमें आप लोग ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने निकल रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को निकलेगी वफाकी हुकूमत के खिलाफ, और पीडीएम वाले भी 23 मार्च को पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन सबसे बड़ा आवाम का जो इशू है, वो सबसे बड़ा इशू है महंगाई। इस पर इस वक्त आप समझती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ महंगाई का लिए गए? आसान सा हल है जी कि इनकी काबीना में इतनी सलाहियत नहीं है, ये नहीं पता कि किस चीज की कमी है और किस चीज की ज्यादती है। इस वक्त ईरान जिस पे पाबंदियां लगी हुई हैं इंटरनेशनली, ईरान से के बॉर्डर से हमारे मुल्क में तकरीबन 310 चीजें आ रही हैं बॉर्डर क्रॉस करके, कस्टम के जरिए और ऑफिशियल और अनऑफिशियल। अब मसला है कि हम सिर्फ 2 या 3 चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉटन, राइस, और क्या करते हैं। बाकी हमने तो किसी चीज पे तवज्जो ही नहीं दी। मेरा पूरा समंदर है 1400 माइल का, अपना केटी बंदर से लेकर ग्वादर तक हमारी फिशरी, हम पिछले 20 साल से मछली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम पे पाबंदी है। ड्राई फिश, फ्रेश फिश, फ्रोजन फिश, हमने कहीं इस पर काम नहीं किया। आप टूरिज्म की बात करते हैं कि टूरिज्म मरी में जो हुआ, आपने ऑक्सबे के टूरिज्म के लिए क्या कहा? वहां पे कितनी होटलें बनी, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, ये सही है आपकी हबीब जान साहब। अब फौजिया साहब क्या कहेंगे इस पर? आप यही बात मैं आपके सामने रखता हूँ।
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद करने का। मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पा रही हूँ कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन जो है लोग बैठे हुए हैं। ये हुकूमती अपोजिशन तमाम लोग हैं, आप फरमाइए। मैं ये बात सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी पीटीआई से हम स्टार्ट करते हैं, वफाक से स्टार्ट करते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जब इलेक्शन में थी और जब इलेक्शन की कैंपेन चला रही थी तो उस वक्त ये लोगों को सिर्फ उम्मीदें नहीं दे रहे थे, ये ताबीरें दे रहे थे, ये ख्वाब नहीं दिखा रहे थे, ये ताबीर दे रहे थे कि हम ये काम कर देंगे और इतने कॉन्फिडेंट थे। और हमारी एक मासूम आवाम जो है उसने के जो राज अलाप थे उसके पीछे लग गए। लेकिन फौजी साहब ये तो हर पार्टी करती है ना, वरना तो वोटर सपोर्टर को मुतवज्जो करने के लिए आप क्या कहेंगे? लेट मी कंप्लीट ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और जो ही ये ऐवानों में आए हैं, जो ही इनको मनसब नसीब हुआ है, ये उस आवाम को जिन्होंने इनको वोट किया, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट किया, ये बिल्कुल भूल गए। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो शहर है जिसको हम कराची कहते हैं, जो कि आपका इकोनॉमिकल हब है, उसको तो इन्होंने इस तरह से भूले हैं कि ऐसे लगता है कि दोबारा कभी कराची आएंगे नहीं। कराची में अगर कोई प्लेन क्रैश हो जाता है, कराची में अगर फ्लड आ जाता है, कराची में बारिशों से लोग मर जाते हैं, तो वजीर आजम साहब जो हैं वो जहमत गवारा नहीं करते कि कराची के लोगों के जख्मों पे मरहम जो है आके लगाएं। उनको अपनी सीट से इतना लगाव हो गया है कि उनको एक रात में कोई लोग कुछ करते हैं और सुबह में उनको बताते हैं कि फलां जगह जाना आपके लिए ठीक है और फलां नहीं जगह जाना, तो वो नहीं जा रहे। अब बात सिर्फ ये है कि अगर हम वफाक की बुराइयां, ये सब चीजें हमारे सामने हैं, इसमें हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो गई, आपकी यूथ डैमेज हो गई। ये सब कुछ हुआ है, आप समझ रही हैं इस 3.5 साल में हुआ है, ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं देखिए, इससे पहले भी हो रहा था, इससे पहले भी कोई दूध मतलब सारा मलबा आप ये कह रही हैं कि पीटीआई का सारा किया धरा है, या पुरानी गवर्नमेंट नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो? पीटीआई की मैं ये बात कर रही हूँ कि पीटीआई से जिस तरह से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता थी, वो इसलिए उन उम्मीदों पे नहीं उतरे क्योंकि उन्होंने लोगों को रियलिटी नहीं बताई थी और उनको भी इस चीज का अदराक नहीं था कि जितने मसाइल हैं वो किस तरह। अच्छा, ये इदराक वाली बात जो करें शहजाद कुरैशी साहब, यही बात वो हबीब जान साहब भी कर रहे थे कि जी शायद आप लोगों को एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं था, समझने में गलती हुई है। नहीं, समझने में गलती की बात नहीं है, इनकी नीयत नहीं थी काम करने की। इनकी नीयत में सिर्फ ये था कि हमें गवर्नमेंट में आना है, बस। इसके अलावा इनका कोई होमवर्क नहीं था। होमवर्क में टॉप ऑफ द लिस्ट इनके जो थे असद उमर थे, जिनको आते ही इन्होंने फारिग रस्तू कहा जाता था जी, बुकरात रस्तू कहा जाता था। इसमें बड़ी एक अहम बात है, इसमें चाहूंगा कि आप दोनों भी साथ रहिए। आसिफ बाजवा साहब, सर आप ये बता दीजिए, ये मार्च से हुकूमत का खात्मा करने आप निकल रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक है सर? ऐसा मार्च से क्या होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट चली जाएगी? हाँ, उसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब जुडिशरी को इन्होंने बंद किया हुआ था और जुडिशरी सारी की सारी परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको बंद किया और सारा निजाम सिस्टम चौपट हो गया था, तो पाकिस्तान की तारीख गवाह मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया लाहौर से, और अभी वो गुजरांवाला नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने फेंक दिए मुशर्रफ साहब ने, ठीक है जी, और जुडिशरी को बहाल कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि अवाम का एक समंदर उनके साथ था। बहाल कर दिया सर, बहाल कर दिया, किसने करा दिया वो आप भी जानते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में से कभी नहीं हुआ वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया हो अवामी एहतजाज से। मैं अर्ज करता हूं सर, जो जिस कदर सर आप भी भाई उसी तरफ देख रहे हैं जिनकी वजह से बहाल कर दिया गया था। आज जिस तरह मुआशी अबतरी है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह गरीब आदमी और सरकारी मुलाजमीन और किसान को खादें नहीं मिल रही और लोगों को अद्वियात महंगी मिल रही है, लोगों को आटा महंगा मिल रहा है, लोगों को चीनी नहीं मिली, चीनी 55 रुपए से 110 रुपए में हो गई, और पेट्रोल कहां चला गया, डॉलर कहां चला गया। आज अवाम, पाकिस्तान की अवाम बेजार है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था इससे पहले सेगमेंट में कि इमरान न्याजी साहब के धरने में और इसमें बहुत फर्क है।
उसमें सैकड़ों आदमी थे, उसमें सिर्फ सैकड़ों आदमी थे। और जब जब कादरी साहब के आदमी उसमें मिक्स हुए, जो आपस में उन्होंने कहा कि ये आपके कजन है, खालादाद है, फिर चंद दिन वो वहां पे रहे और फिर इसके बाद आपने देखा कि पीटीवी पे हमला हुआ, पार्लियामान में हमला हुआ और सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे ये कपड़े सर आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, हिफाजत करनी चाहिए थी इदारों की। सर हमने तो की ना, हम तो चाहते नहीं थे कि चूंकि इनको ये कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कोई इस तरह का एक्ट किया जाए जिससे ये तासर हो कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत जो है वो अपने अवाम को एजिटेशन करने से रोकती है। हमने इसलिए ऐसा नहीं किया, हमने बड़े खुले दिल से। और अभी देखिए ना, कल इसी शेख रशीद साहब ने एक धमकी लगाई, इसका नोटिस कौन लेगा? उन्होंने कहा कि बेनजीर को हमने कहा था प्रेम चरम के दौर में कि आप बिल्कुल सही, पिंडी में जलसा ना करें, बात दुरुस्त है, ये बात वो शहीद हो गई। उन्होंने धमकी लगाई है कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें। भाई ये किसको धमकी लगाई है और इसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो कानून सर वो धमकी उन्होंने जिसको भी लगाई है, बाजवा साहब, सबको इसके बाजवा साहब सोचना होगा। इमरान खान साहब ने भी तो कहा है कि मैं अपोजिशन में आके हुकूमत से निकल कर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये देखे ना, ये धमकियां दे रहे हैं, किसको धमकी दे रहे हैं? भाई आप छोड़ दो हुकूमत। अवाम तो चाहती है कि आप चले जाएं, अवाम तो चाहती है कि आप इनकी जान छोड़ दें। आपने जो दावे किए थे, जो झूठे वादे किए थे, आप एक भी वादा इफाद नहीं कर सके। अच्छा, फौजी हमीद साहब से पूछ लेता हूँ, फौजी हमीद साहब आपको लगता है कि इस वक्त जो अपोजिशन मौजूद है मुल्क में वो 23 मार्च को जाकर के इस गवर्नमेंट का खात्मा कर सकती है एहतजाज करके? देखिए, ये मैं पहले भी बहुत प्रोग्रामों में ये बात कह चुकी हूँ कि जो पीटीएम का जो इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था वो बेसिकली गवर्नमेंट को गिराने के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी स्किन को सेव करने के लिए बनाया था। और उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना ही एजेंडा था, जो कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नजर भी आ गया कि पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गई और बाकी लोग अब अपना जो है राग लाप रहे हैं। अगर हम इन गवर्नमेंट की इनका अगर मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस अगर हम करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि इनके दौर में कौन क्या हुआ था, इनके दौर में कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हो गई थी। अब आप एक ये कहें कि एक बीमारी है और कैंसर की एक स्टेज 4 है और कैंसर की स्टेज 1 है, तो है तो कैंसर ना, तो चीजें तो किसी ने भी ठीक नहीं की। आप पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, 27 को ये जा रहे हैं प्रोटेस्ट पे, तो ये पहले तो ये हमें ये बताएं कि इन्होंने अपने सूबे में क्या किया, अपने सूबे को इन्होंने बेहतर कर लिया है, अपने सूबे का जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, दीगर जो इदारे हैं उनको ठीक कर लिया है कि ये वफाक में अब जा रहे हैं, असल में ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और ये सब एक दूसरे को जो है नूरा कुश्ती की बड़ी अहम बात। बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है। शहजाद कुरैशी साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब, फौजी हमीद साहब, हबीब जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त की किल्लत है। और ये जो बात की उन्होंने आखिर में जाते जाते फौजी हमीद साहिबा ने कि जी ये सब नूरा कुश्ती है कि वफाक के खिलाफ पीपल्स पार्टी एहतजाज करी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सूबे में दूसरी जमातें एहतजाज कर रही हैं और अवाम का जो मसला है महंगाई, बेरोजगारी, वो जूं का तू है, उस पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सब मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना के पास।